हेलो दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। तो मैं अमर सिंह आपको भौतिक विज्ञान अंशाल पेपर हल करा रहा हूँ। आपको बता दूँ, छठवें पेपर सेट 6 का ये 5वीं क्लास है और मैंने आपको 4 वीडियो इस पर अपलोड कर दिया। तो आपको बता दूँ, 4 वीडियो में मैंने ये आपका एक एक सभी क्वेश्चन इसमें आपको हल कराएं। आप लोग देख सकते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसको मैं छुड़वाया हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आज की यह 5वीं वीडियो होगी, ठीक है, इस पेपर की। तो इसमें का आज का हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, मैंने आपको यहाँ तक सभी क्वेश्चन हल करा दिए थे। तो आज की इस वीडियो में केवल 2 क्वेश्चन बचे हैं और दोनों क्वेश्चन का मैं आपको हल कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन को दर्शाइए। मतलब यहाँ पे ग्राफ पूछ रहा है, इसके आधार पर निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। पहला नाभिकीय विखंडन, दूसरा नाभिकीय संलयन, तीसरा नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि देखिए, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन को दर्शाना था। तो यहाँ पे लिखेंगे बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन का मतलब होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों तथा द्रव्यमान संख्या के बीच ग्राफ। ठीक, तो यहाँ पे ग्राफ प्रदर्शित है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके अनुसार बोला इसी के आधार पर इनको स्पष्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये बंधन ऊर्जा बढ़ती जाती है। जैसे अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो बंधन ऊर्जा होती है वह आयरन की होती है। ठीक है, किसकी होती है? आयरन की। और जिसकी बंधन ऊर्जा जितनी होती है वह उतना ही स्थायी परमाणु होता है। तो चलिए, इसको आप पॉइंट वाइज समझेंगे और मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा। देखिए, ए बराबर 30 से कम द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों के नाभिकों की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन घटने लगती है। ठीक है, ए बराबर 30 से। ठीक, ए बराबर 30 से अगर आप देखेंगे तो देखिए, यहाँ से ए बराबर अगर आप 30 आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से अगर आप देखें तो ये घटने लगती है। ठीक है, तो ये देखिए, ये घटी, उसके बाद ये बढ़ी, फिर ये घटी, ये घटी। ठीक है, तो इस प्रकार आप सीधा यहाँ पे ये याद रखेंगे कि जिसका परमाणु क्रमांक 30 से कम होगा, ठीक है, परमाणु क्रमांक 30 से कम होगा, द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों के नाभिकों की बंधन ऊर्जा क्या होगी? घटने लगेगी। ए बराबर 30 से कम द्रव्यमान संख्या वाले। ठीक है, मतलब जिसकी द्रव्यमान संख्या, ठीक, जिसकी द्रव्यमान संख्या 30 से कम होगी उसकी बंधन ऊर्जा कम होती जाएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे जिसकी कम होगी उसकी क्या होगी? कम होती जाएगी। उसके बाद देखिए, भारी हाइड्रोजन 1:2 की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूक्लियन होती है। आप लोग देख सकते हैं ये हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन की बंधन ऊर्जा कितनी होती है? 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर दूसरा पॉइंट, ए बराबर 30 से ए बराबर 170 के बीच वक्र में एक सपाट शिखर प्राप्त होता है तथा इसके बीच प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8.5, ठीक है, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है अतः ये नाभिक अधिक स्थायी है। तो देखिए, ए बराबर 30 से, ठीक, मतलब जिसकी द्रव्यमान संख्या 30 हो, ठीक, द्रव्यमान संख्या जिसकी क्या हो? 30 हो से 170 के बीच। आप लोग देखिए, यहाँ पे देखिए द्रव्यमान 16। ठीक है, सल्फर की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 32 है। सल्फर की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 32 है। तो 32 से आप देख सकते हैं, इसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे एक सपाट। ठीक, तो आप लोग देखेंगे 32 से अगर आप देखेंगे 170 के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 100 है, 100। ठीक है, तो ये नीचे इसी प्रकार आता जाएगा, कहाँ तक? 170। तो 170 के बीच आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे अगर देखें तो देखिए
30 से मतलब यहाँ से आप देखें ये ग्राफ को तो 170 मतलब यहाँ पे लगभग आ जाएगा। देखिए 150 है, उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि अगर 25 और तो 175 लगभग यहाँ पे 170 पर। ठीक है, ये सपाट क्या हो रहा है आप लोग देख सकते हैं, सपाट शिखर प्राप्त होता है। तो देखिए ए बराबर 30 से 170 के बीच वक्र में सपाट शिखर प्राप्त होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं एकदम सीधा ये आपको दिख रहा है कि 170 तक सपाट शिखर मतलब उच्च परमाणु संख्या वाला प्राप्त होता है। ठीक है, तथा इसके बीच प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8.5 के आसपास होती है। अब अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से अगर आप देखें 8 और ये 10 है, तो इसके बीच अगर हम देखेंगे लगभग 8.5 मतलब ये सल्फर 16 से ये पूरा 100 यहाँ पे जब आएंगे 184 तक। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो बंधन ऊर्जा होती है लगभग कितनी होती है, 8.85। ठीक है, तो आसपास होती है, इसलिए ये अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, यहाँ से सल्फर से यहाँ तक की बात कर लेंगे तो ये अधिक स्थायी होते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट समझेंगे। ये देखिए सबसे अधिकतम किसकी बंधन ऊर्जा, ये नाभिक की बंधन ऊर्जा को दिखाए। तो देखिए सबसे अधिक किसकी, आयरन। तो यहाँ पे हम समझेंगे सबसे अधिक जिसकी बंधन वो सॉरी सबसे अधिक जिसका द्रव्यमान संख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो फेरस मतलब आयरन की बंधन ये आप देखेंगे Fe56 की बंधन ऊर्जा न्यूक्लियन अधिकतम 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब इसकी जो होगी ये देखेंगे सबसे ज़्यादा होगी लगभग 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आयरन की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो चौथा पॉइंट देखिए अधिक परमाणु द्रव्यमान 92 यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम का देखिए परमाणु क्रमांक 92 और द्रव्यमान संख्या 238 की बंधन ऊर्जा कम 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन होती है। अतः ये अस्थायी होते हैं, अतः इनमें नाभिकीय विखंडन का गुण पाया जाता है। देखिए यहाँ पे यूरेनियम की जो बंधन ऊर्जा कम होती है, यूरेनियम की बंधन ऊर्जा कम होने के कारण ही विखंडन का गुण पाया जाता है। ठीक है, किसका गुण पाया जाता है, विखंडन का गुण। तो यूरेनियम आप लोग देख सकते हैं यूरेनियम का 8 से कम है। ठीक, तो इसीलिए इसमें नाभिकीय विखंडन होता है। यहाँ पे बोला था नाभिकीय विखंडन को भी स्पष्ट कीजिए, तो इस ग्राफ से स्पष्ट हो गया कि यूरेनियम का, ठीक है, यूरेनियम की बंधन ऊर्जा 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, इसलिए ये अस्थायी होता है, इसकी स्थायित्व कम होती है, इसीलिए इसमें नाभिकीय विखंडन का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो ये नाभिकीय विखंडन क्लियर हो जाता है। उसके बाद देखेंगे आप पांचवा पॉइंट, जो जब दो हल्के नाभिक जिनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम होती है, तो ये जब ये नाभिकीय आकर्षण बल सीमा में पहुंचते हैं तो इनमें नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, अब देखिए दो अगर नाभिकीय, ठीक है, दो नाभिक होंगे हल्के हल्के और जिनकी बंधन ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। जब ये आपस में पास में पहुंचते हैं, ये नाभिकीय आकर्षण बल सीमा में पहुंचते हैं, जब ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक पहुंचेंगे तो इनमें नाभिकीय संलयन का गुण भी होता है। ठीक है, तो ये था, देख सकते हैं आप लोग इसके बारे में। ठीक, ये चित्र जो बोला था इसको मैंने एक एक स्पष्ट कर दिया। अब नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय ऊर्जा। तो देखिए नाभिकीय विखंडन क्या होता है, जब कोई भारी नाभिक दो अथवा दो से अधिक छोटे या नाभिकों में टूटता है तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। उसके बाद नाभिकीय संलयन क्या होता है, जब दो अथवा दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों के मिलने से बड़े नाभिक का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन कहलाता है। उसके बाद नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, तो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के बीच, ठीक है, बांधे रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। तो आप लोग इसकी परिभाषा लिखेंगे, जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे
देखिए नाभिकीय संलयन क्या होता है, तो जब दो अथवा दो से अधिक हल्के हल्के नाभिकों के मिलने से एक भारी नाभिक का निर्माण होता है, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा, तो नाभिकीय ऊर्जा या नाभिक की बंधन ऊर्जा आपसे बोले तो नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों मतलब न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों को परस्पर बांधे रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा अथवा नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ये आप इतना याद रखेंगे। उसके बाद इसका ये अंतिम क्वेश्चन होगा, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स किन कारकों पर निर्भर करता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल को निम्नलिखित आधार पर स्पष्ट कीजिए। आप लोग ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें लास्ट क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन ये देख सकते हैं। और आप लोग देखें ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखेंगे ट्रांसफार्मर अन्योन्य सिद्धांत। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, बाकी ये चीज़ें आप लोग को ट्रांसफार्मर पढ़ना है तो ट्रांसफार्मर आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, ट्रांसफार्मर के ऊपर वीडियो, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। उसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो उसे आप लोग पढ़ लीजिए। इसका ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पूछा था चुंबकीय फ्लक्स की, यहाँ पे बात किया तो चुंबकीय फ्लक्स को पहले परिभाषित कर देते हैं, उसके बाद इसका मान किन कारकों पर निर्भर करता है और कैसे। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र में रखी किसी कुंडली के तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, यहाँ पे होगा चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, तो बीच में जो होगा यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। एकदम आसान है, जैसे वैद्युत फ्लक्स वैसे चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, उसके बाद देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। फाई बराबर क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए यहीं से क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि चुंबकीय फ्लक्स किन कारकों पर निर्भर करते हैं। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स जो होगा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, और चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पर क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, कुंडली के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स का जो मान होता है दोनों के बीच, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच बने कोण थीटा पर भी निर्भर करता है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला चुंबकीय क्षेत्र के मान बी पर, चुंबकीय क्षेत्र के मान बी पर। दूसरा कुंडली के क्षेत्रफल ए पर, कुंडली के क्षेत्रफल ए पर। ठीक है, तीसरा फिर देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षेत्रफल सदिश की दिशा के बीच बने कोण पर। ठीक है, मतलब ये थीटा कोण पर। तो इसका ये इतने का आंसर था। ठीक है दोस्तों, इतने का ये क्वेश्चन का आंसर था। आप लोग यहाँ से आंसर आप देखेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल को निम्नलिखित आधार पर स्पष्ट कीजिए। पहला कारण पूछा कि यह कैसे उत्पन्न होगा, क्या है, उसके बाद इसका परिमाण क्या होगा और दिशा क्या होगी। तो देखते हैं इसका सबसे पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल कारण क्या है। तो कारण सुनिए, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, अगर कोई कुंडली है वहां पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अगर एक चुंबक हो, ठीक है, एक चुंबक है और उसके पास एक कुंडली रख दी जाए, यहाँ पे आप लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक चुंबक है, ये एस और एन, ठीक, यहाँ से अगर ये क्या निकल रही है, चुंबकीय बल रेखाएं, और यहाँ पे कोई कुंडली रखी हुई है। अब इस कुंडली को आगे पीछे करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने के कारण ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो देखिए जब किसी चुंबक के समीप कुंडली को रखकर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है।
तो आप लोग देखेंगे ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। दूसरा परिमाण, इसका परिमाण फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो इसका परिमाण मतलब चुंबकीय फ्लक्स का जो परिमाण होगा वह ऋणात्मक दर के क्या होता है, बराबर होता है। तीसरा पॉइंट, दिशा इसकी क्या होगी, तो यह दिशा ऐसे होती है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे यह उत्पन्न होती है। मतलब यह ऐसे है कि जिससे यह उत्पन्न होगी उसी का विनाश करेगा, उसी का विरोध करेगा, तो ये इसका दिशा थी। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको 6 सेट का अभी तक मैंने पूरा आपको क्वेश्चन करवा दिया है। तो अगर अभी तक आपने 6 सेटों का नहीं देखा है वीडियो, तो आप लोग प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और एक एक क्वेश्चन का हल देख सकते हैं। और आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे मिलेंगे दोस्तों 7वें सेट के लिए, 7वें सेट का क्वेश्चन हल करने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।